गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने क्वांटम संख्या और उससे संबंधित सवालों को अध्ययन किया होगा, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसके बिना हम कह सकते हैं कि यह चैप्टर अधूरा है। तो उसको हम अध्ययन करें तो उसमें पहला नियम आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो पहला हो सकता है, आखिरी हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्या हैं वो एक जैसी हो, और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान भी ठीक उसी तरह का हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब कोई ना कोई क्वांटम संख्या के मान में विभिन्नता जरूर दिखाई देगी। तो ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए उसका वितरण किस प्रकार हुआ है और क्या उनकी स्थिति क्या है उनको बतलाने के लिए दिया गया है। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता क्या है हम लिख देते हैं। ध्यान दें, इसमें किताबों में आप देखेंगे एक शब्द नहीं लिखा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि किसी परमाणु के, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं शब्द जरूर जोड़ना, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान या संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चार क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है या हो सकता है। यही कौन सा सिद्धांत है या कौन सा नियम है? तो पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम को एक छोटा सा रूप भी दिया जा सकता है। कभी कभी पूछा गया है कंपटीशन में कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह कौन सा नियम है या कौन सा सिद्धांत है? तो आप बता देंगे यह भी पाउली का अपवर्जन नियम ही है। तो नियम लिखने के लिए आए तो ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, दोनों सही है। बात करते हैं कि यह नियम कहता क्या है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चार क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। तो इसके उदाहरण के लिए क्या लिया जाए? एक हीलियम परमाणु ले लेती। हीलियम परमाणु उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकालना बता दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात करें तो पहले कोष की बात करते हैं। यदि हम KLNN में बांटना चाहें तो इसको ऐसे कर देंगे के कोष में। यदि हम इसको अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल आगे हम पढ़ेंगे उसके आधार पर बांटना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1s सबसेल में एक कक्षक की बात किया, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हुआ है सेकेंड इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या की बात करते हैं। याद करिए सर जी ने आपको बताया है यदि 1 यस 1 की बात कर रहा है, 1 यस 2 की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए 1 की बात कर रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 का मतलब होता है उस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चार क्वांटम संख्या निकालने चले तो ध्यान दीजिए यहीं से ले लें। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको n की वैल्यू क्या है 1 दिख रहा है, तो आगे लिखा होता है यही मुख्य क्वांटम संख्या होता है। द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान एसपीडीएफ की बात किया था 0 1 2 3 यस पी बी और यह बताया होगा। तो यस के लिए एल का मान क्या होता है सदैव 0, एम का मान क्या होगा 0 और एस का मान पहला इलेक्ट्रॉन है। इसकी स्पिनिंग कैसे है क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने की दिशा में है, तो इसका फोर्स आएगा +12। या देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 1s सबसेल में रखा गया है। n की वैल्यू क्या होगी 1, s के लिए l का मान ये ध्यान दीजिए s है, l का मान क्या होगा 0, क्योंकि सर जी ने बताया है s के लिए l का मान सदैव 0 होता है, m का मान 0 हो गया। लेकिन यस में कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की दशा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का तात्पर्य क्या हो गया -12 हो गया। अब आपको समझ लीजिए यदि आप रोड़ी ऊपर किए हुए इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए इसका मान +12, नीचे किया है तो -12 समझेंगे। अब देखिए कह रहा है कि सर जी इसमें नियम क्या समझाए हैं, तो किसी परमाणु की बात कर रहा है, हमने कौन सा परमाणु लिया है हीलियम परमाणु लिया है, उनके किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल लिए। चारों क्वांटम संख्या निकाल लिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आया क्या ये, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ये आया। अब ध्यान दीजिएगा मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कंपेयर करिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, ये समान है, 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 लेकिन यहाँ तो भिन्नता दिख गई ना। तो हमारे पॉइंट का क्या तात्पर्य है कि किसी परमाणु के इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता, परमाणु समान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। यह कौन सा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या लें ध्यान दीजिएगा, हम दूसरा एग्जांपल यहीं से लेते हैं और उसमें भी समझाने का आपका प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर फिर इसके बाद आगे का बात कर देखिएगा। दोनों में से कोई एक उदाहरण भी दे देंगे, आपका नियम सार्थक हो जाएगा। फिर से कह रहा है किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। हम लिथियम ले लेते हैं। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 3, तो 2 का मान 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यदि अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल बताएं, अफवा के सिद्धांत के अनुसार चलें तो 1s 2 2s 1, ये भी s सबसेल है, ये भी s सबसेल है, कक्षकों की संख्या 1 होगी, पढ़ाया है हमने। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रखा, इसमें एक ही है तो एक ही रखा, एक और रहता तो हम कर देते। तो ये हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन। तीनों के लिए चारों क्वांटम संख्या, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखा लिए। तो चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालोगे भैया, ध्यान दो, 1s सबसेल है, n की वैल्यू
1, यस के लिए यल का मान 0, यम का मान 0। यस का मान कैसे बताएंगे? घड़ी के चलने की दिशा में ऊपर मुंह किया हुआ है, प्लस ऑफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यन की वैल्यू ये भी 1 है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ सिचुएटेड है, तो 1 सबसे लिविंग, तो यन की वैल्यू 1, यल की वैल्यू 0, यन की वैल्यू 0, यस की वैल्यू देखिए सर नीचे की तरफ किया है -12। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन में कंपेयर किया तो आपने देखा कि ये इवन है, बाकी सब क्या है, समान। लेकिन अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2s सबसे ले है 2, लेकिन s के लिए l का मान सदैव 0, m का मान जब l 0 है तो m भी 0, s का मान मुड़ी किधर को किया है, ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज प्लस हाफ। कंपेयर करें, फर्स्ट एंड सेकंड में कर लिया है, सेकंड और थर्ड में कंपेयर करो, देखो ये भिन्न है ना, यहाँ समान है, ये समान है, यहाँ पे भिन्नता है कि नहीं है, तो सेकंड और थर्ड में कंपेयर किया तभी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं आया, तो 2 डिफरेंस आ गया। और ऐसा पहला और तीसरा में कंपेयर करिए, पहले और तीसरे में कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे में कंपेयर करने जा रहा हूं, तो देख रहे हो इतना मान क्या है, समान, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस ऑफ है कि नहीं, लेकिन n का वैल्यू तो बदल गया ना, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, बदल गया। यह किस नियम की पुष्टि कर रहा है, तो पॉली के अपवर्जन नियम की पुष्टि कर रहा है, इसे नोट करें। इसके बाद पॉली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं, इसको नोट करें जल्दी से। हो गया होगा। अब कहता है कि सर इस सिद्धांत या इस नियम से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के भराव वितरण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले गए, वो निष्कर्ष क्या क्या हैं वो नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी, याद करिए पढ़ा चुके हैं, किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। होने का मतलब कि L, M और N की बात कर दूं, K के लिए N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, इसके लिए N की वैल्यू 3, इसके लिए N की वैल्यू 4। यहाँ पर हल करोगे 2 × 1 का स्क्वायर करो, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। L कोष में अधिकतम, ध्यान दीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे, 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 तिली के 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 दूना के 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 चौके 16 दूना के 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते। तो पहला पॉइंट समझे आप। दूसरा समझिए, जितने कोष, पॉइंट पढ़ाते आ रहे हैं, जितने कोष उतने ही उपकोष होते हैं, जितने कोष उतने ही उपकोष होते हैं, अर्थात n के मान के बराबर L का मान होता है। कहने का तात्पर्य ध्यान दें, n बराबर 1 तो L का कितना मान होगा, 1, और क्या हो सकता है, 0। याद करिए हमने पढ़ाया, n बराबर 2 की बात कर रहा हूँ, L की बात कर रहा हूँ, तो 0 और
इससे एक मान कम होता है n का, n बराबर 3, तो कितने मान हैं? ये बराबर की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसा सेम वैल्यू नहीं, एक समान नहीं बोला मैंने, एक समान नहीं होते हैं, ये नहीं बोला, बराबर बोला। तो n बराबर 3 के मतलब 0 1 2, देखिए यस पी और डी, 3 मान हुए कि नहीं हुए? यस और पी इसमें हुए। ध्यान दीजिएगा n बराबर 4 के लिए n का वैल्यू 0 1 2 3 याद तो कराया है, एस पी डी एफ। यदि ऐसे ही आएगा 4 तो जी, उसके बाद ये आई, ऐसे आप मान सकते हो। अब तीसरी बात, यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? तो यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट यस2 बताया होगा हमने। पी में उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बताया होगा, P6 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के लिए डिटेन बतलाया गया होगा आपको। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन हमने बताया होगा, F14 लिखा था। इतना जान गए आप। अब कहता है कि सर तीसरा बताइए, तीसरा तो वही किया, चौथा बताइए। तो कहता है किसी कोष में कक्षकों की संख्या n² के बराबर होगी, n² के बराबर, अर्थात कक्षकों की संख्या बराबर, अर्थात कक्षकों की संख्या बराबर n²। ओ कैसे सर? n² क्या? n मतलब आपका पहला कोष होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो कैसे करोगे? हल कर ली, किसके लिए कर लें? 2 के लिए करें। n बराबर 2 के लिए, मतलब n बराबर 2 क्या मतलब किसके? यल कोष के लिए चल रहे हैं हम। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप कर सकते हैं, घर पे पूरा करिएगा। कक्षकों की संख्या बराबर 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। कहोगे कौन कौन सा जी? तो अभी पढ़ाया, देखो यस में एक कक्षक होता है ना, पी में कितने कक्षक होते हैं? पी उपकोष में 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो कैसे? तो ये यस कक्षक होगा और इसमें क्या होंगे? पी एक्स होगा, पी वाई होगा और वो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पी एक्स, पी जेड और पी वाई को सेंटर में रखते हैं और इसको ओरिएंटेशन 0 रखते हैं। यही आपको बताया जाएगा जब हम इस पर सवाल की बात करेंगे तब। और लास्ट पॉइंट समझाने की बात आ गई, तो लास्ट पॉइंट भी समझ लीजिए, वही है जिसको हमने नियम बना दिया था कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, और दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। तो किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर से बात करें तो आपको पॉली का अपवर्जन नियम अब तक जितना हमने पढ़ाया उसको एक समराइज करके फॉर्म में बतलाया। यहीं पे आप किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात कर सकते हो, जितने कोष उतने ही उपकोष होते हैं, अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर के बराबर ही उप ऊर्जा स्तर का मान होता है, ये हमने बताया। फिर बताया कि प्रत्येक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनको भी दर्शाया। फिर बतलाया कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो आपने n² का जिक्र किया और एक नियम बतलाया ही था सबसे आसान कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपने पढ़ा किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2। तो एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी बातें जानने के बाद अब नेक्स्ट नियम की बात होती है
वह है हुंड नियम। कहता है कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं भैया, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन समान ऊर्जा स्तर के यदि कक्षक हैं तो इलेक्ट्रॉन का भराव किस प्रकार होगा, तो इसको बतलाने के लिए हुंड्स प्रिंसिपल आया। तो नेक्स्ट है हुंड का नियम। इन दोनों के बाद हम इस पर भी क्वेश्चंस की बात करेंगे। हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल। इस नियम को बहुत समराइज करके इलेक्ट्रॉनों की समान ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के भराव की स्थिति को बतलाने के लिए नियम प्रतिपादित हुआ। कितने भरे जाएंगे वो आपको पॉली का पोर्जन नियम किस प्रकार भरे जाएंगे ये हुंड का नियम बतलाता है। हुंड का नियम कहता है कि जहां तक संभव हो किसी उपकोष के समान ऊर्जा स्तर के किसी उपकोष के रिक्त कक्षकों में, किसी उपकोष के रिक्त कक्षकों में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने के पश्चात ही उनका युग्मन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है ये समझिए। नियम भी हम लिखवाएंगे। कह रहा है P में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपने बताया P1 से लेकर P6 तक इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। तो किस प्रकार रखे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि P1 इलेक्ट्रॉन है, P2 इलेक्ट्रॉन है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, तो किस प्रकार इनका भराव होगा, तो कहता है कि सर P उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3। P उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है 3। तो आपने 3 कक्षक बना डाले, सबको बनाया, फिर आपने दर्शाने का प्रयास किया होगा वो क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। P1 की बात कर रहा है तो पहला इलेक्ट्रॉन यही रखा जाएगा। अब कहता है एक बात और इसमें हम और नोट कराते हैं, इस नियम को हम 3-4 तरह से हम बतलाने का प्रयास करेंगे। उस तरह ध्यान दीजिएगा कि पहले क्लॉकवाइज तो कह रहा है सर जी कि क्लॉकवाइज भरने से बढ़िया कि एंटी क्लॉकवाइज ना भर लें, भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भराव जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या भराव, इलेक्ट्रॉन का भराव समदिश चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का भराव करते समय इसी बात का ध्यान रहे कि सभी समान दिशा में चक्रण करते हुए, मतलब क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो जाएगी तब उनका भराव किस प्रकार होगा, उसके विपरीत चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा ताकि युग्मन हो सके। कंडीशन ध्यान दें, P1 में एक इलेक्ट्रॉन था, भर दिया। करंट P2 में तो आप बताए हैं सर कि Px होता है, Pz होता है और Py, यही ना पढ़ा है आपने। तो P2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो कह रहे सर कि ये दोनों भर दें, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पहले समदिश चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहले समान ऊर्जा Px Py Pz की बात कर रहा है तो समान ऊर्जा स्तर के कक्षक हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव भी पहले समदिश चक्रण करते हुए किया जाएगा। जब इनके भराव की स्थिति उच्च सीमा को पार कर जाएगी, उच्च सीमा को पार कर जाएगी, अधिकतम हो गया, देख रहे हैं आप। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अधिकतम हो जाएगी तो उनका विपरीत चक्रण करते 3 हो गए, एक बार 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3, चौथा कहाँ भरा जाएगा, तो पहले के साथ रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 पहले समान चक्रण करते हुए भर दिए जाएंगे, फिर विपरीत चक्रण करते हुए उनका युग्मन किया जाएगा। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी उच्च। अब तो सर उच्च लिख दिया तो क्या मतलब, तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख देना चाहते हैं। यदि आपका सबसे जो होता है वो हाफ फिल्ड हो, आधा भरा हुआ
या फुलफिल्ड हो, हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड। तो इस चीज को एक छोटा सा रूप भी ले सकते हैं, हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड। हाफ मतलब अर्ध पूर्ति, ये क्या है, पूरा का पूरा उपकोष। अर्ध पूर्ति उपकोष या पूर्ण पूर्ति उपकोष, पूर्ण पूर्ति उपकोष ज्यादा अस्थायी होते हैं। यह भी किसका नियम हो जाएगा, तो वुंड का नियम ही हो जाएगा। हम क्लॉकवाइज भरें चाहे एंटी क्लॉकवाइज भरें, बात में कोई मतलब भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि हमारा कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है, या तो आप क्लॉकवाइज भरिए चाहे एंटी क्लॉक, लेकिन जो भराव की स्थिति होगी वो एक समान ही होनी चाहिए। तो इस नियम को हम लिखने जा रहे हैं, जहां तक संभव, जहां तक संभव हो, या जब तक संभव हो भी लिख सकते हैं, जब तक संभव हो तब तक समदिश चक्रण करते हुए, समदिश चक्रण करते हुए उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। समदिश चक्र करते हुए उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित का मतलब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। तो जब तक अकेले हैं तभी तक उच्चतम सीमा को पार करेंगे। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो जाए, तो विपरीत चक्रण करते हुए, विपरीत चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात लिखवा दिया मैंने। अब रही बात किताब की, तो किताब में क्या लिखा है वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत संभव कि जहां तक संभव होता है, ये भी किताब की बात कर रहे हैं, जहां तक, ये तो हमारा हो गया, फिर हम आपको किताब की भी बात करें। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में, किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती, अधिकतम होती है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है, समदिश होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझ पाए होंगे आप। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ठीक, कोई बात नहीं, उनका चक्रण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब उनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अधिक हो जाएगी तत्पश्चात ही उनका युग्मन किया जाएगा। वो चाहे S हो, चाहे वो P हो, चाहे वो T हो, चाहे वो F हो, उनकी जो चक्रण की दिशा होगी वो एक समान, क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब तक संभव हो तब तक
अंदिश चक्रण करते हुए उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। उपकोशों के कक्षकों में भी कह सकते थे, उपकोशों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो जाए तो विपरीत चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ताकि उनका युग्मन हो जाए। कंडीशन आप देख लें, या किताब वाला भी लिख सकते हैं कि जहां तक संभव होता है किसी कोश के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। या तीसरा आप लिख सकते हैं अर्धपूर्ति उपकोश या पूर्ण पूर्ति उपकोश ज्यादा स्थायी होते, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो इतना आपको समझना है। रही बात इस पर सवाल की, तो हम नाउ नेक्स्ट डे इस पर सवाल की भी डिस्कशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।